आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल के टाइप्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी वेरिएबल क्या होता है वो बताया था और कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, सब आपको बताया था कि कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वो वीडियो देखिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको पूरा कोर जावा की सीरीज मिलने वाली है बेसिक से एडवांस में। तो शुरू करते हैं हम। लोकल वेरिएबल होता क्या है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। यानी कि ऐसा वेरिएबल जो कि हमारा डिक्लेयर करा जाता हो ब्लॉक के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर हमारे मेथड के अंदर। समझ में आ गया? कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है डेमो नाम की। उसके अंदर मैंने दो फंक्शन पास किए हैं, दो मेथड पास किए हैं, एक ऐड नाम का और एक सब्ट्रैक्ट नाम का। ठीक है। तो इस ऐड नाम के फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, देखिए एक दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, एक्स एंड वाई। ठीक है। तो देखिए, ये वाले जो दो वेरिएबल होंगे ये लोकली मैंने क्या करे हैं, डिक्लेयर करे हैं। कौन से वाले मेथड के अंदर? ऐड नाम के मेथड के अंदर। समझ में आ गया? फिर इट कैन बी यूज ओनली इनसाइड द ब्लॉक। ये खाली कहाँ पे यूज हो सकते हैं? इसी ब्लॉक के अंदर यूज हो सकते हैं। इस ब्लॉक के अंदर नहीं हम एक्स और वाई को यूज कर सकते। फिर आती है हमारी मेमोरी। मेमोरी मतलब ये कहाँ पे ये वेरिएबल्स जो हैं इसकी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो रही हैं। ठीक है। तो कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है? स्टैक मेमोरी के अंदर। समझ में आ गया? अब कैसे होती है ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ, और कैसे इसका स्कोप सिर्फ इस वाले के अंदर है, उस वाले के अंदर क्यों नहीं है, ये मेमोरी से आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमारा ये ऐड नाम का फंक्शन जो होता है कॉल किया जाता है, तो क्या होता है कि एक फ्रेम बनता है। स्टैक मेमोरी के अंदर क्या होता है, एक फ्रेम बनता है। किस नाम का? जो मेथड आपका होता है उस नाम का। ठीक है। इस फ्रेम के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जो डिक्लेयर किए जाते हैं, वो इस फ्रेम के अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, एक फ्रेम बना किस नाम का? ऐड नाम का। और यहाँ पे क्या हुआ कि x के अंदर जो वैल्यू थी वो आ जाएगी और y के अंदर जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। यानी लोकली जो हमने डिक्लेयर किया था वो इस फ्रेम के अंदर आ गया है। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया है, तो क्या होगा, जो आउटपुट स्क्रीन होगी उस पे इस और इस वाले वेरिएबल का एडिशन आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। कि इस फंक्शन ब्लॉक के बाहर जब हमारा कंपाइलर आएगा तो क्या होगा कि ये जो ऐड नाम का फंक्शन है ये क्या होगा, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये फ्रेम हट जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगी, कि देखिए जब नेक्स्ट कॉल हुई तो नया फ्रेम बना। ठीक। किस नाम से फ्रेम बना? सब नाम से। फ्रेम तो बन गया है, लेकिन इसने कोई भी वेरिएबल को यहाँ पर हमने डिक्लेयर नहीं किया था, तो इस वाले फ्रेम के अंदर कोई भी जो वेरिएबल है वो आया ही नहीं। ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनको डायरेक्टली जैसे ही हमारा फंक्शन ओवर होता है, ठीक है, तो ये फ्रेम के साथ में वो वेरिएबल्स भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आया ही नहीं, तो कंपाइलर ने एरर शो कर दी कि x एंड y कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। यानी कि x और y रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y वेरिएबल कोई है ही नहीं, लोकली यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। समझ में आ गया? एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है उसके पास, उन वेरिएबल्स के पास में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होती हैं। ठीक है। अगर बाय एनी चांस हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये वैल्यू दी ही नहीं, ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पर वो डिफॉल्ट एरर दिखाने लग जाएगा कि हाँ आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसे करके वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। समझ में आ गया? तो आपको हमेशा याद रखना है कि लोकल वेरिएबल में हमेशा वैल्यू को देना मैंडेटरी है। पांच चीजें समझने वाली हैं कि सबसे पहली चीज डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कहाँ किया जाता है, तो इनसाइड क्या, मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, ये। फिर दूसरा, इसका स्कोप क्या होता है? स्कोप सिर्फ और सिर्फ इसका होता है कि एक मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर तक, वो कहीं और यूज नहीं हो सकता।
समझ में आ गया। फिर तीसरा इसका मेमोरी, मेमोरी कहाँ पे होता है, यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। कैसे स्टोर होते हैं, फ्रेम बना करके। समझ में आ गया। फिर चौथा है हमारा कि लाइफ टाइम क्या होता है इसका, मतलब कब तक ये चल पाता है। जब जैसे ही ये मेथड एंड होगा वैसे ही इसके जो वेरिएबल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मेथड डिस्ट्रॉय हुआ या एंड हुआ तो उसके जो वेरिएबल्स होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो होप सो ये लोकल वेरिएबल समझ में आया होगा। वेरिएबल की तरफ, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास के तो अंदर हो लेकिन मेथड के बाहर हो। देखिए यहाँ पर हमारा जो ये ए और बी वेरिएबल है ये क्लास के तो अंदर है लेकिन इन दोनों मेथड के क्या है, बाहर है, ठीक है। इसी वजह से इन वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा, यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। समझ में आ गया कैसे करता है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। पहले आप इसका स्कोप वगैरह देख लीजिए। तो ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसका जो स्कोप होता है वो एक क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाँ, एक शर्त है कि वो जो मेथड है वो आपका स्टैटिक मेथड नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला आपका कोई भी एक मेथड हमारा स्टैटिक हो गया तो वहां पे आपको इंस्टेंस वेरिएबल यूज आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक मेथड होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वेरिएबल कौन सा है, कौन सा यूज करना है। समझ में आ गया। तो अब मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हीप मेमोरी के अंदर अपने वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर मेन मेथड नहीं लिखा है तो मेन मेथड आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब याद रखिएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एक हीप मेमोरी तुरंत बन जाती है। ये आपकी क्या है, एक हीप मेमोरी है, ठीक है। तो देखिए हीप मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल है वो आकर के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जैसे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। ये चीज समझ में आया। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है d1 ये कहाँ पे स्टोर होता है, इसके लिए एक मेमोरी और बनती है, स्टैक मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ये हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पर, ठीक है। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ये इस हीप मेमोरी को क्या कर रहा होता है, रिफर कर रहा होता है। इसी वजह से ये जो ये है ये क्या करता है, स्टोर करता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा को। तो ये जो ये ऑब्जेक्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर कर रहे हैं। समझ में आ गया। एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया था तो इसकी मेमोरी ऐसे बन रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमने एक और मान लीजिए ऑब्जेक्ट बनाया D2 नाम से, ठीक है। तो जैसे ही हमने D2 नाम से बनाया तो क्या होगा कि स्टैक ये वाले उसमें स्टैक मेमोरी के अंदर तो रेफरेंस वेरिएबल ये आ गया D2, लेकिन ये जो यहाँ पर D2 बनाया है इसकी एक और हीप मेमोरी बनेगी। जो ये वाला जो D2 होगा वो किसको रिफर कर रहा होगा, दूसरे हीप मेमोरी को। समझ में आया। ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल क्या कर रहे होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे होंगे, रिफर कर रहे होंगे, यानी कि शो कर रहे होंगे। समझ में आ गया। इवन जो वेरिएबल है वो हमारा इस वाले ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होगा और D2 इन वाले वेरिएबल को। देखिए a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जाते हो, ज्यादा बनाते हो, वैसे वैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉपी होते जाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसकी लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं। देखिए जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये कब तक चलता है, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है। तो देखिए ये तब तक चलता है D2 को जब तक कि हम क्या ना कर दें, नल ना कर दें। जैसे ही हम D2 को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, तो ये जो D2 इस वाले हीप मेमोरी को रिफर कर रहा था तो क्या करने लगेगा, इसको अब ये रिफर नहीं करेगा। तो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा नल, इसकी वजह से ये हीप मेमोरी हो गई गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये तब तक की वर्क करता है जब तक कि आप मैनुअली ये ना कर दें काम। समझ में आ गया।
लास्ट बात आती है कि इसमें क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल में हम डिफॉल्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंट a इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं दिया और b की वैल्यू है 20, ठीक है, तो क्या होगा समझिए, जो आउटपुट होगा हमारा वो, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पर x और y वेरिएबल लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको भी ठीक कर लेते हैं, x एंड y, एक्स एंड वाई, ठीक, सॉरी। तो देखिए क्या होगा कि आपने मान लीजिए एक्स की वैल्यू नहीं ली, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप नहीं लोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू क्या ले लेगा, इंटीजर ले लेगा, यानी कि जीरो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 20, तो आपके आउटपुट में कितना आंसर आ जाएगा, 20। समझ में आ गया? तो बाय डिफॉल्ट जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आ जाती है। समझ में आ गया? अगर आपने वैल्यू नहीं लिखी है तो। क्लियर है? तो अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ पे हम करते हैं, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, ठीक है। इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है कि क्लास के अंदर आप किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्टैटिक मेथड। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी बात है मेमोरी। कौन सी मेमोरी यूज होती है इसके अंदर, हीप मेमोरी। इसमें जो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारी हीप मेमोरी क्रिएट हो जाती है, जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, एलोकेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो कहाँ पे आता है, स्टैक मेमोरी के अंदर। समझ में आ गया? फिर आती है लाइफ टाइम की बारी, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम जब तक कि आप उसको मैनुअली नल ना कर दो, ठीक है, यानी कि इस हीप मेमोरी को गार्बेज वैल्यू ना बना दो, तब तक कि वो क्या करता है, चलता रहता है। समझ में आ गया? उसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। फिर पांचवा आता है हमारा क्या, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू को नहीं भी लिया, अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी ली तो कोई बात नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जीरो क्या कर लेगा, ले लेगा, आपको एरर नहीं देगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अब चलते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल की तरफ। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड। यानी कि सेम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ये भी होता है कि ये क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। फिर देखिए, स्टैटिक वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर क्लास स्पेसिफिक डेटा। ये क्या करता है, क्लास स्पेसिफिक डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था वो किसको कर रहा था, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा को कर रहा था ना, ठीक है। ऐसे ये क्लास को करता है, दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। अभी मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊंगा तो आपको ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसका स्कोप वगैरह देख लेते हैं। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है वो इस क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? अब वो नॉन स्टैटिक मेथड भी हो सकता है और स्टैटिक मेथड भी हो सकता है। हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्या था, इंस्टेंस वेरिएबल खाली नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर यूज किया जाता था खाली, उसको हम स्टैटिक मेथड में नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन हम इसको कहाँ, स्टैटिक मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? फिर बात आती है मेमोरी की। ये क्या करता है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये कहाँ स्टोर होता है, मेथड एरिया में स्टोर होता है। समझ में आ गया? मेथड एरिया भी एक तरह की मेमोरी ही है आपकी, वहाँ पे स्टोर होता है ये। अब आती है लाइफ टाइम की बात। लाइफ टाइम क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो उसकी लाइफ कब तक है, देखो इसकी लाइफ तब तक है जब तक क्लास तुम्हारा जेवीएम में लोड है। समझ में आ रहा है? लास्टली बात आती है, क्या हम इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। अगर बाय एनी चांस आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि x इज इक्वल टू 10 नहीं लिया, x ले लिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, x की डिफॉल्ट वैल्यू यानी 0 क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और y 20, तो दोनों ऐड होकर के तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन पर 20 दिखाने लगेगा। समझ में आ गया? तो मैं इसका एक डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ जाए। देखो, जैसे ही हमारी क्लास जेवीएम में लोड होती है तो क्या होता है कि तुरंत एक मेथड एरिया बनता है,
ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारे जो स्टैटिक एक्स और वाई हैं वो तुम्हारे कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ठीक। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू तुम्हारी मेथड एरिया में आ जाती है। ठीक है, अब मान लो तुम कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे OB1, OB2, OB3, ठीक है, 3 कर दिया है। तो देखो कुछ नहीं होता है, ये सारे के सारे इसी को रिफर कर रहे होंगे, सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे, इन्हीं वेरिएबल्स को यूज कर रहे होंगे। इसमें कॉपी सिर्फ और सिर्फ एक बनती है, समझ में आ रहा, यानी कि ये एक ही ऐसा लौता वेरिएबल होता है, यानी एक ऐसा एरिया जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक वाले, वो चाहे आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, समझ में आ रहा, चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, आपकी ये चीज एक ही रहेगी। हमारा इंस्टेंस वेरिएबल में क्या था, मैंने याद करिए आपको बताया था कि एक और आपका हीप मेमोरी बनती थी, याद आया कुछ, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता था वो उसको पॉइंट आउट करने लगता था, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली एक ही मेथड एरिया को क्या करता है, रिफर करता है, हर एक ऑब्जेक्ट एक ही मेथड एरिया को रिफर कर रहे होते हैं। होप सो स्टैटिक वेरिएबल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा ये वाला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं और भी कुछ कंटेंट ऐसा ही आपको देने वाला हूँ। ये सीरीज़ में आप बने रहें बस। थैंक यू सो मच।